नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम आज संभल से मुरादाबाद रवाना हो चुकी है। टीम ने हिंसा के प्रभावित इलाकों का मुआयना किया और शाही जामा मस्जिद का भी जायजा लिया। पहले दिन की जांच के बाद टीम ने घटनास्थल के बारीकी से निरीक्षण के बाद स्थानीय प्रशासन से जानकारी प्राप्त की। तो वहीं संभल बवाल पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। देखिए रिपोर्ट। संभल हिंसा की जांच पूरी हो गई है। शासन की तरफ से गठित की गई न्यायिक जांच आयोग की टीम संभल पहुंची। सबसे पहले न्यायिक जांच आयोग की टीम जामा मस्जिद इलाके में पहुंची और वहां लोगों से बातचीत की। इसके बाद टीम मस्जिद के अंदर गई। करीब 15 मिनट मस्जिद के अंदर ही रही और फिर मस्जिद से निकलकर संभल कोतवाली पहुंची। कोतवाली के अंदर जांच के बाद टीम हिंसा वाली जगह पर गई। हिंदूपुर खेड़ा इलाके में टीम ने लोगों से बातचीत की। जांच पूरी हो गई। जांच अभी चलेगी, 2 महीना चलेगी। 2 महीने में रिपोर्ट आप लोग सौंपेंगे। रूटीन काम के बाद न्यायिक जांच आयोग की टीम कुछ देर गेस्ट हाउस में रुकी और फिर वहां से रवाना हो गई। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से बाहर निकल रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे टीम के जो सभी मेंबर हैं, तकरीबन आधा घंटा जो टीमों ने यहाँ पर बैठकर मंथन किया। उसके बाद सभी अधिकारी, कमिश्नर, एसपी और डीएम के साथ साथ सर कुछ कहना चाहेंगे? सर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। संभल में मस्जिद के सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील का बयान सामने आया है। हिंदू पक्ष के वकील गोपाल शर्मा ने कहा कि दोबारा सर्वे की मांग नहीं की गई है। सर्वे कंप्लीट हो गया है। सर्वे के दौरान परेशानियां आईं। मस्जिद में कोई गड्ढा नहीं खोदा गया था। फोटो खींचने के लिए वजूखाने का पानी निकाला गया था। 10 दिन के अंदर सर्वे रिपोर्ट दाखिल होगी। सर्वे कंप्लीट हो गया। अच्छा, किसी भी तरह की क्या परेशानी आई थी सर्वे के समय में? क्या देखिए, सारे फोटो और जितने यूट्यूब पे चल रहे हैं वो आप सब लोगों को पता है। जो परेशानी आई थी तभी तो पुलिस सर सर्वे में बेसिकली हुआ क्या, मतलब किस तरह की फोटोग्राफी थी जी, वीडियोग्राफी थी और इसके अलावा कोई सैंपलिंग या सॉइल सैंपलिंग वगैरह कुछ भी नहीं? नो। तो फिर ये वजू का पानी बाहर निकाला जा रहा है या गड्ढे खोदे जा रहे हैं जिस तरह पे बाद में नहीं, ये हुआ? सब भ्रामक खबरें हैं। कोई गड्ढा नहीं खोदा गया। जी। वजू का पानी तो इसलिए निकाला गया था कि उसकी वजू खाने की फोटोग्राफी करनी थी। संभल हिंसा में 50 और उपद्रवियों की पहचान हुई है। उपद्रवियों के पोस्टर लगाने की तैयारी है। अब तक कुल 300 उपद्रवियों की पुलिस ने पहचान की है। संभल में जामा मस्जिद पर एएसआई का कंट्रोल नहीं है। स्थानीय लोगों ने मस्जिद पर कब्जा कर रखा है। एएसआई को अपनी ही संपत्ति का निरीक्षण नहीं करने देते हैं। वहीं मस्जिद में निर्माण कर मस्जिद के मूल रूप को बदल दिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये चौंकाने वाला खुलासा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिए गए एएसआई के हलफनामे में हुआ। संभल हिंसा पर मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि जानबूझकर माहौल खराब किया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। इसलिए हमारी सरकार, खासकर योगी जी की सरकार चाहती है कि वहाँ शांति बनी रहे, लोगों को राहत मिले, किसी का काम नहीं रुके, सारे कार्य। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जानबूझ के कराया गया दंगा था। अब ये अखिलेश यादव ही जाने, वो कह रहे हैं तो उन्होंने ही कराया होगा, इसीलिए वो कह रहे हैं। बागपत पहुंचे शिवपाल यादव ने संभल हिंसा को लेकर बयान दिया है कि बीजेपी मुस्लिम भाइयों पर अत्याचार कर रही है। सरकार ने जानबूझकर दंगा करवाया। जानबूझकर कराया है। अगर प्रशासन के लोग समझदारी से काम कर तो ये दंगा नहीं होता। और इस दंगे में पुलिस प्रशासन की कोई। संभल में भले ही अब हालात बदल रहे हैं और बवाल के बाद अब अमन चैन लौट रहा है, लेकिन सियासी बयानबाजी भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका ऐलान नहीं हुआ है। एकनाथ शिंदे कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ही तय करेगी। एनसीपी के अजित पवार ने भी यह साफ कर दिया है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, लेकिन इसके बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री की घोषणा ही नहीं की गई। सरकार गठन में देरी पर विपक्ष निशाना साध रहा है। महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अभी तक इस पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उनका समर्थन बीजेपी को है। मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ही तय करेगी। मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे, मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूँ। महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि अभी मुख्यमंत्री के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन एनसीपी के अजित पवार ने ये भी साफ कर दिया है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा और सहयोगी दलों से उप मुख्यमंत्री होंगे। भाजपचा मुख्यमंत्री होईल तोही निर्णय झाला। राहिलेले 2 पक्षाचे 2 उपमुख्यमंत्री होतील हाही निर्णय झाला। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नई सरकार के गठन को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन ऐतिहासिक आजाद मैदान में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। एक तरफ शपथ ग्रहण की तैयारी है, लेकिन सरकार गठन में हो रही देरी को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। उद्धव गुट महायुति पर हमलावर है, तो शिवसेना का कहना है कि जल्द विभागों को बंटवारा हो जाएगा। डिपार्टमेंट का या तो कोई और यूडी का, ये कोई भी डिपार्टमेंट का चयन करने के लिए पहले सीएम का नाम का घोषणा होना जरूरी है। उसके बाद ये सभी डिपार्टमेंट के बारे में सविस्तर चर्चा होके उसको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तुरंत फैसला हो जाएगा। होम डिपार्टमेंट हमारे पास रहेगा नहीं रहेगा, ये सब आपको मंडे की शाम तक पता चलेगा। अजीत दादा पवार कह रहे हैं कि दिल्ली में हमारी महायुति की बहुत अच्छी बैठक हुई। एक मुख्यमंत्री बनेगा, 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे। देर हो रही है, लेकिन देरी से घबराइए मत। पर भारतीय जनता पार्टी कुछ तो छुपा रही है। ये हो क्या रहा है? 7 दिन बीत गए और राज्य को एक सरकार नहीं है, राज्य का कोई माई बाप नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव विनोद तावड़े की मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर चर्चा हुई। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से लगातार नई सरकार के गठन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अब शपथ ग्रहण की तारीख बताई जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जाति गणना को लेकर विपक्ष सियासत कर रहा है। अब इसी जनसंख्या को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। मोहन भागवत ने शास्त्र का उदाहरण भी दिया, तो वहीं विपक्ष ने भागवत के बयान पर तीखा हमला बोला। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट पर चिंता जताई है। उन्होंने मॉडर्न पॉपुलेशन साइंस का हवाला देकर 2 या 3 से ज्यादा बच्चों की वकालत की। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे, चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण
हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो. पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही. कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले, 2.1च्या खाली येतात. मोहन भागवत ने कहा कि मॉडर्न पॉपुलेशन साइंस कहती है कि जब किसी समाज का प्रजनन दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो धीरे धीरे धरती से गायब हो जाती है. प्रजनन दर का 2.1 से नीचे जाना चिंता का विषय है. इसलिए हमें 2 या 3 से ज्यादा बच्चे चाहिए. 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे आपला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे नाही, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं. पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे. मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस ने कड़ा एतराज जताया है. कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लगातार संविधान के खिलाफ काम कर रही है और अब ये लोग मनुस्मृति वाला कानून लागू करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा. अब ये तो उनकी अपनी सोच है और ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, किस ढंग पर सोचते हैं. देश तब आगे बढ़ेगा जब गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा और महंगाई कम होगी. मोहन भागवत का कहना है कि कई भाषाएं और समाज प्रजनन दर में कमी के कारण समाप्त हो गए हैं. उन्होंने जनसंख्या नीति का हवाला देते हुए कहा कि यदि देश को स्थिर रखना है तो प्रत्येक परिवार में कम से कम 3 बच्चों की आवश्यकता है. बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने उनके बयान का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि समाज में संतुलन बेहद जरूरी है, लेकिन तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए. समाज का संतुलन बना रहना चाहिए, तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए. ये सभी लोग चाहते हैं इस देश में कि तुष्टीकरण का काम नहीं हो. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि वो फैमिली प्लानिंग को अनिवार्य बनाने के पक्ष में नहीं है. हालांकि मोहन भागवत और आरएसएस के विचारों से ये साफ है कि वो देश में इस विषय पर चर्चा बढ़ाने और जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. भागवत के इस बयान ने एक बार फिर से जनसंख्या असंतुलन और उसकी चुनौतियों पर गंभीर बहस छेड़ दी है. न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट. इंदौर में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया. उन्होंने कहा है कि हर हाल में हिंदू एक होगा. 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए. हिंदू संस्कृति और विरासत को बचाएं. बाबा बागेश्वर ने कहा कि दोबारा हिंदुत्व की स्थापना होनी चाहिए. एआई के बाद एचआई की भारत में जरूरत है, यानी हिंदू इंटेलिजेंट की भारत में जरूरत है. हिंदुत्व की स्थापना उनकी यात्रा जारी रहेगी. अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हर हाल में हिंदू एक होगा. 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए. हिंदू संस्कृति और विरासत को बचाएं. दोबारा हिंदुत्व की स्थापना होनी चाहिए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कहा कि अब एआई नहीं चलेगा, अब एचआई यानी हिंदू इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट चलेगा. हर हाल में इस देश में हिंदू एक होगा. हमको 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचा करके रखें और पुनः स्थापना हिंदुत्व की होवे. यही हमारा उद्देश्य है. जब तक नहीं होगी तब तक हम जाएंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को जगाएंगे. एआई के बाद एचआई की जरूरत है भारत में, हिंदू इंटेलिजेंट. पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो अलख हिंदुओं में जगाने का बीड़ा उठाया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बाबा बागेश्वर ने हर हिंदू के खून में उबाल लाने तक सड़क पर इसी तरह उतरने का फैसला किया है. इसको आगे बढ़ाते हुए बाबा ने इंदौर में हिंदू युवाओं के साथ संवाद करते हुए उनको सनातन रक्षा संकल्प दिया. साथ ही हिंदुओं के खून में उबाल लाने की बात कही. जब तक देश एक नहीं होगा
जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। विपक्ष ने बाबा बागेश्वर के बयान पर ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, इस तरह के बयानों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार बैठी है उत्तर प्रदेश में, वो भी विश्वास नहीं रखती संविधान में। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, हिंदू राष्ट्र ये संविधान से चलने वाला देश है, सर्वधर्म संभाव से चलने वाला देश है। ये हमारे यहाँ सबके लिए जगह है, और ये कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कटोगे बटोगे, एक है तो सेफ है। ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी बयान है। देखिए, जो बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण रूप से नहीं हुई है। एआई आधुनिकता का प्रतीक है, वैज्ञानिकता का प्रतीक है, और तमाम सारे इंफॉर्मेशन का प्रतीक है। उसका दुष्प्रयोग भी लोग करते हैं, लेकिन एचआई की बात जो कह रहे हैं उसका सिर्फ एक ही प्रतीक है, देश की बहुसंख्यक आबादी दान चढ़ाएगी। और जो कुछ उनकी तरह के लोग कथाकार हैं, जो तमाम तरीके के क्रियाकलापों में रहते हैं, जिनका वो व्यापार की तरह है, तो निश्चित तौर पे वो व्यापार करते नजर आए। बाबा बागेश्वर का संदेश साफ है। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र के लिए हर सनातनी को तैयार रहना होगा। अगर संगठित नहीं रहेंगे तो हालात बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे। वहीं विपक्ष बाबा के बयान को भड़काऊ बताकर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विजयपुर उपचुनाव पर सियासी तकरार अभी भी जारी है। अब सिंधिया के चुनाव प्रचार न करने पर सियासत हो गई है। बीजेपी कह रही है सिंधिया व्यस्तता की वजह से चुनाव प्रचार करने नहीं आए, तो कांग्रेस इसकी वजह अंतरकला बता रही है। विजयपुर में हार, जारी है तकरार, कांग्रेस का वार, सियासत आपार। विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार पर एक बार फिर सियासत गर्म है, और इस बार सियासत के केंद्र में है ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी के स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के उपचुनाव में प्रचार करने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि एमपी बीजेपी में अब आपसी कलह शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी के मूल कार्यकर्ता हैं, तो एक तरफ वो हैं जो कांग्रेस से गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से गए लोग पुराने कार्यकर्ताओं का हक छीन रहे हैं। ऐसे में बीजेपी में अंतरकलह छिड़ गया है। उन्होंने कहा कि रामनिवास रावत सिंधिया के साथ बीजेपी नहीं गए थे, और इसी वजह से सिंधिया शायद वहां प्रचार करने नहीं गए। बीजेपी में कलह शुरू हो गया है, दो वर्ग हो गए वहाँ पे। एक बीजेपी वो जो कांग्रेस से गई है, और एक बीजेपी जो पुरानी चली आ रही है। ये पुरानी जो बीजेपी पुराने 50 साल के, इनके जो अधिकार, इनके जो सब जो छीने जा रहे हैं, उसका ये कलह है। सिंधिया के प्रचार नहीं करने पर सियासत जारी है। बीजेपी विधायक भगवान दास सपनानी ने कहा कि सिंधिया स्टार प्रचारक की सूची में शामिल थे और उन्हें प्रचार के लिए बुलाया गया था, लेकिन व्यस्तता की वजह से वो चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुए। विजयपुर की जो सूची थी, उसमें स्टार प्रचारकों की सूची में माननीय सिंधिया जी का नाम था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी शर्मा, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय संगठन महामंत्री हितानंद जी ने उनको विजयपुर आने के लिए आग्रह किया। उन्होंने अपनी व्यस्तता के चलते नहीं आ पाने की बात कही। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं बुलाया गया। कांग्रेस बीजेपी में कलह का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि सिंधिया व्यस्तता की वजह से चुनाव प्रचार में नहीं आए। इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस बयान पर उन्हें कुछ भी नहीं कहना। कौन सा बयान? भगवान दास जी ने कहा है कि मैं बयान के कहा था जाने के लिए, मैं बयान के बयान में नहीं लगा। कौन सा बयान? भगवान दास जी ने कहा है कि मैं बयान के कहा था जाने के लिए, मैं बयान के बयान में नहीं लगा। विजयपुर में मतदान से पहले शुरू हुई सियासत अभी तक जारी है। चुनाव में बीजेपी के रामनिवास रावत की हार हुई, जिसके बाद और भी तकरार है, और अब सिंधिया के प्रचार न करने पर भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद विपक्षी गठबंधन में दरार नजर आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन न करने का ऐलान किया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सीट बंटवारे के समझौते नहीं कर पाए। इसके बाद दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे और अब दिल्ली में भी आप और कांग्रेस की राहें अलग है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। दरअसल आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वह दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इससे पहले पार्टी गठजोड़ की संभावनाएं तलाश रही थी, लेकिन अब स्पष्ट कर दिया गया कि वह अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधानसभा की सभी 70 सीटों पर अकेली चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ में हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन की पहल शुरू कर दी थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बीजेपी का कहना है कि इंडिया गठबंधन की फूट अब खुलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में दोनों भ्रष्ट पार्टियां एक दूसरे के कंधे पर सवार थीं। आज कुछ कारण रहे होंगे, अलग अलग अपनी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन इनका कोई चरित्र नहीं है। ये आज अकेले हैं तो कल दुकेले भी हो सकते हैं, क्योंकि झूठ बोलना, अपनी बात से पलट जाना, ये अरविंद केजरीवाल का नाम का दूसरा मतलब है। तो मुझे लगता है कि आज जो निर्णय ले रहे हैं कल उससे बदल भी सकते हैं, आने वाला समय तय करेगा। ये व्यक्ति विश्वास करने लायक हैं क्या? मेरा पहला सवाल है। 10 साल के सेंटेंस निकालिए, 10 साल का संवाद निकालिए, क्या बोल रहे हैं और क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं और क्या करेंगे, क्या जनता के दिखाने के लिए पहनते हैं और अंदर क्या पहनते हैं, ये पूरी तरह से दोहरा चरित्र है। तो मैं तो इनकी किसी बात पर विश्वास करता नहीं। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। दिल्ली में तब तक बीजेपी 7 सीटें जीती थी। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। अब देखना ये है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना शानदार प्रदर्शन बरकरार रखने में कामयाब हो पाती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। फिंगल तूफान का असर अब सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं बल्कि एमपी और छत्तीसगढ़ में भी दिखने लगा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं तूफान की तबाही में एक विमान भी डगमगा गया। तूफान का असर, हवा में हिचकोले खाती फ्लाइट। फिंगल तूफान, एमपी छत्तीसगढ़ सावधान। समंदर में लहरों का शोर, फिंगल का जोर। दक्षिण भारत में तूफान की एंट्री हुई तो दहशत मच गई। फिंगल नाम के तूफान ने कोहराम मचा रखा है। चेन्नई और आसपास के इलाकों में तूफान के कारण विमान सेवा पर असर पड़ा है। तेज हवाओं के चलते एक विमान रनवे पर सही से लैंड नहीं कर पाया। रनवे पर उतरने की कोशिश करते हुए विमान बार बार हवा में झूलता रहा। हवा इतनी तेज थी कि मुंबई से चेन्नई आ रही फ्लाइट हवा में हिचकोले खाने लगी। विमान लैंड नहीं कर पाया। रनवे पर उतरने की कोशिश करते हुए विमान बार बार हवा में झूलता रहा। हालांकि अंतिम क्षणों में पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को वापस टेक ऑफ कराने का निर्णय लिया और सैकड़ों यात्रियों की जान बचा ली। तूफान की आहट से सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि एमपी और छत्तीसगढ़ में भी खौफ पसरा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु पुडुचेरी के तट पर लैंडफॉल हुआ है, लेकिन असर एमपी और छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में फिंगल तूफान का असर दिखाई पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 2 दिनों तक बारिश हो सकती है। बस्तर और सरगुजा संभाग पर तूफान की वजह से ज्यादा असर पड़ सकता है।
प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जो लोअर लेवल पर है, बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, जिसके कारण से लगभग समूचे छत्तीसगढ़ में निम्न स्तर के बादल छाए हुए हैं। इससे ज़्यादा बारिश तो नहीं होती, लेकिन हल्की बारिश होती है। जबकि बस्तर संभाग में के कुछ जिलों में है, उसमें गरज चमक के साथ में बारिश होने की संभावना है। चक्रवात फेंगल जो उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी पर स्थित था, अब 65 से 75 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाओं के साथ चक्रवाती तूफान में बदल गया है, जिसके साथ 85 किलोमीटर घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। उधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है। फेंगल तूफान से पुडुचेरी में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश का 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।